हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से की जो सीरीज़ चल रही है, CDP जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, टेस्ट सीरीज़, उसके अंतर्गत 7वां मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकता की अवस्था बाल्यकाल या बाल्यावस्था को किसने कहा था? यानी बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकता की अवस्था किसने कहा है? यानी बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकता की अवस्था है, यह परिभाषा किसने दी थी बाल्यावस्था के बारे में? ये बताना है। रॉस ने, डी किलपैट्रिक ने, सी बर्कले ने, डी को GDH कोल ने। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी मेरे प्यारे साथियों किलपैट्रिक ने कहा था। किलपैट्रिक ने कहा था कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकता की अवस्था है। तो बी वाला आंसर यहाँ पर राइट होगा। अगर बात कर लेते हैं हम रॉस की, तो रॉस ने बाल्यावस्था को क्या कहा था? मिथ्या परिपक्वता काल। मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा था। किसने कहा था? रॉस ने कहा था बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा था? रॉस ने। अब देखते हैं GDH कोल ने भी बाल्यावस्था के बारे में कहा था। देखिए GDH कोल ने क्या कहा था बाल्यावस्था के बारे में? GDH कोल ने बाल्यावस्था को कहा था बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, ये किसने कहा था? GDH कोल ने। और बर्कले का जो संबंध है वो बाल्यावस्था से नहीं है, उसका संबंध किससे? शैशवावस्था से माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक में संवेग होता है। यानी जब बालक जन्म लेता है तुरंत, तो बालक में संवेग होता है, किसी नहीं होता। हाँ, कुछ कह नहीं सकते, उपरोक्त सभी। तो देखिए बालक में जब बालक जन्म लेता है उस समय बालक के अंदर कोई भी संवेग विकसित नहीं हो पाता है। यही जब जन्म लेता है बालक, तो जन्म के समय बालक में कोई भी संवेग नहीं होता है। तो ए वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जन्म के कुछ समय बाद बालक में संवेगों की पूर्ति होने लगती है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिकता के विकास की प्राथमिक पहल है। यही सामाजिकता का जो विकास होता है बालक का, उसकी प्राथमिक पहल कहाँ से शुरुआत होती है? पुस्तक से, स्वयं से, जंगल से, परिवार से? तो देखिए बालक सबसे पहले कहाँ रहता है? अपने परिवार में रहता है, परिवार के सदस्यों के साथ रहता है। तो बालक के जो सामाजिक विकास का शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? उसके परिवार से ही हो जाती है। तो डी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो सामाजिकता के विकास की प्राथमिक पहल कहाँ से शुरुआत होती है? बालक के परिवार से। चौथा क्वेश्चन है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु। प्रारंभिक विद्यालय की आयु किसे कहा जाता है? यही बालक जब विद्यालय जाने लगता है वो कौन सी अवस्था होती है बताना है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, बालक विद्यालय कब जाता है? बाल्यावस्था में। यानी जब 5-6 वर्ष का हो जाता है तब विद्यालय जाने लगता है। तो बाल्यावस्था को विद्यालय की प्रारंभिक आयु कहा जाता है। ए वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का, बालक में सबसे पहले भय और प्रेम, यही दोनों संवेग हैं, के संवेग विकसित होते हैं, यह कथन किसका है? बालक में सबसे पहले भय और प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह किसने कहा था? वाटसन ने, क्रो एंड क्रो ने, जेम्स ने, फ्रायड ने। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं यदि आपको पता हो। तो बालक में सबसे पहले भय और प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह कहा था वाटसन ने। किसने कहा था? ये जेबी वाटसन ने कहा था बालक में सबसे पहले भय और प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6वां, स्मृति का स्थान मस्तिष्क से नहीं, यानी स्मृति जो बालक याद रखता है उसका स्थान मस्तिष्क से नहीं वरन शरीर के अवयवों में है, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा था? यानी बालक जितना शरीर के अवयव, यानी बालक जितना करके सीखेगा उतना ही वो अधिक ज्ञान प्राप्त करता है, उतना ही वो जल्दी सीखता है। तो यह किसने कहा था? स्मृति का स्थान मस्तिष्क से नहीं वर्ण शरीर के अवयवों में है, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। ए डॉक्टर मेस, बी कॉल्सनेक, सी रॉस, डी जेम्स। तो देखिए ये परिभाषा जो दी थी मेरे प्यारे साथियों वो किसने दी थी? मेस ने दी थी। डॉक्टर मेस ने कहा था स्मृति का स्थान मस्तिष्क से नहीं वर्ण शरीर के अवयवों में है, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, बालक जिस कार्य को स्वयं करके सीखते हैं उसे वे सीखते हैं, यानी बालक जिस कार्य को स्वयं करता है उसको वे सीखते हैं आराम से, जल्दी से, रुक रुक कर या लगातार। तो देखिए बालक जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसको कैसे सीखते हैं? जल्दी से सीखते हैं। कैसे सीखेंगे? जल्दी से सीखेंगे। तो जल्दी से यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी वाला आंसर, क्योंकि स्वयं के द्वारा किया गया कार्य जल्दी सीखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल अपराध है, यही जो बाल अपराध है वो क्या है? बदचलन है, यानी बुरी आदतें हैं, चोरी करना है, झूठ बोलना है, या उपरोक्त सभी है। तो देखिए बाल अपराध के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, बदचलन, चोरी करना, झूठ बोलना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम को कहा जा सकता है, यानी अधिगम या सीखने को क्या कहा जाता है? सक्रिय, निष्क्रिय, रुकी हुई क्रिया, कह नहीं सकते। तो अधिगम कैसा होता है मेरे प्यारे साथियों? अधिगम को क्या कहा जाएगा? सक्रिय। क्या कहा जाएगा? सक्रिय, क्योंकि सीखना लगातार चलता रहता है, यानी जीवन पर्यंत चलता है। तो अधिगम कैसा होता है? सक्रिय होता है। ए वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, सीखना सामाजिक है क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है। सीखना सामाजिक है क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है, यह किसने कहा था? ये कथन किसका है? ह्यूम का, ह्यूकम एवं सिम्पसन का, बर्कले का, देकार्त का। सीखना सामाजिक है क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव होता है, क्योंकि जब तक बालक के लिए सामाजिक वातावरण नहीं मिलेगा तब तक बालक सीख नहीं सकता। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी मेरे प्यारे साथियों ह्यूकम एवं सिम्पसन ने। किसने दी थी? ह्यूकम और सिम्पसन ने कहा था सीखना सामाजिक है क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के परीक्षण में एक भूखी बिल्ली को बंद किया था, यानी भूखी जो बिल्ली थी उसको किसमें बंद किया था ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए क्या आंसर होगा इसका? मकान में, पिंजरे में, जेल में, या जंगल में। तो भूखी बिल्ली को उसने जंगल में भी नहीं छोड़ा था, मकान में भी बंद नहीं किया था, जेल में भी नहीं रखा था, बल्कि बिल्ली को किस में बंद किया था? उसने एक पिंजरे में बंद किया था। इसमें किया था? एक पिंजरे में बंद किया था। तो बी वाला आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। यही बिल्ली को उसने किस में रखा था? पिंजरे में रखा था। देखिए बी वाला आंसर यहाँ पर राइट है। और बिल्ली ये बॉक्स रखा था उसने, एक पिंजरा, इस पिंजरे में बिल्ली को रखा था। और उसने 1913 में अपने प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का वर्णन
किया था, यानी उल्लेख किया था। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का उल्लेख कब किया था? 1913 में इसका प्रतिपादन किया। बिल्ली को एक पिंजरे में बंद रखा और उसके बाद बाहर उसने एक भोजन रख दिया, यानी मछली रख दी। भोजन जिसको कहते हैं मछली रखी हुई थी, लटकी हुई थी। उसके बाद जिसने किसका कार्य किया था? उद्दीपक का कार्य किया था। किसका कार्य किया था? उद्दीपक। बिल्ली के लिए अंदर, पिंजरे के अंदर एक खटका था, जिस पर पैर रखने के बाद जो मांस का टुकड़ा है, जो मछली थी, वो बिल्ली के लिए अंदर चली जाती है। वो खटका खुलता है और भोजन उसके पिंजरे के अंदर गिर जाता है। इस प्रकार का उसने ये प्रयोग किया था। इसको संबंधवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी आदि नामों से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयास व त्रुटि सिद्धांत का शिक्षा में निम्न में से महत्व है। ये प्रयास और त्रुटि सिद्धांत था, उसका शिक्षा में क्या महत्व है ये बताना है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या महत्व है शिक्षा में, ये सिद्धांत के बारे में हमने आपको बता दिया। जैसे प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, एसआर बॉन्ड, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। अब इसका महत्व बताना है। बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए धैर्य व परिश्रम का विकास होता है, कार्य धारणा विकसित होती है, उपरोक्त सभी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अभी देखा था हमने बिल्ली का जो प्रयोग है, उसके आधार पर यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये वाला आंसर यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि बड़े और मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनके लिए प्रयास और त्रुटि सिद्धांत बहुत प्रभावशाली होता है। इससे व्यक्ति में धैर्य और परिश्रम का विकास भी होता है, कार्य करने की धारणा भी विकसित होती है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित व विज्ञान जैसे गंभीर विषयों को सीखने में उपयोगी सिद्धांत है। यानी गणित और विज्ञान में जो गंभीर विषय यानी कठिन विषय होते हैं उनको सीखने के लिए सबसे उपयोगी सिद्धांत कौन सा होगा? संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, यानी उससे संबंधित करने का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। तो देख, गणित और विज्ञान जैसे विषयों को सीखने के लिए कौन सा सिद्धांत है? प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, क्योंकि बार बार प्रयास किए जाते हैं, गलतियां की जाती हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ सीखा जाता है और एक समय ऐसा आता है कि बालक उसको स्थायी रूप से सीख लेता है। तो ये कौन सा सिद्धांत आएगा यहाँ पर प्रयोग में? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। तो बी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात करें संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत की, तो ये दिया था पावलोव ने। इसने दिया था पावलोव। पुनर्वलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया था और सूझ का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कार्य बहुत समय तक किया नहीं जाता है वह भूल जाता है, इसी को कहते हैं। ये जो कार्य हम किसी कार्य को हमने सीख लिया और उसे हम बहुत समय तक नहीं करें तो उसको क्या कर देंगे ये बताना है, भूल जाएंगे। तो ये कौन से नियम के अंतर्गत आएगा? तत्परता का नियम, अनुप्रयोग का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो ये नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने, सीखने के नियम बताए थे, 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये बताए थे। तो इसने बूलोर का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में अनुपयोग के नियम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ का अगर उपयोग नहीं करते हैं तो बी वाला आंसर यहाँ पर राइट होगा, तो उसको हम भूल जाते हैं। यानी अभ्यास के नियम के अंतर्गत उसने 2 भाग बांटे थे, उपयोग और अनुपयोग का नियम। 2 भागों में बांटा था अभ्यास के नियम को, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। यदि हम किसी चीज़ को सीख जाते हैं, उसका उपयोग करते रहते हैं, तो वो हमारा ज्ञान स्थायी बना रहता है। अगर हम सीखी गए ज्ञान का उपयोग नहीं करते तो उसको भूल जाते हैं। तो ये अभ्यास और के नियम के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो अनुपयोग का नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन है, बालक यदि मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है तो बालक उस कार्य को करने पर, यानी मानसिक रूप से अगर कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होता तो बालक उस कार्य को करने पर क्या होगा? असफल होगा, सफल होगा, कार्य समाप्ति नहीं होगा, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों?
जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए करने के लिए तैयार नहीं हो तो उस कार्य में क्या होगा, वो सफलता भी प्राप्त नहीं कर सकता है और कार्य समाप्त भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो उस कार्य को करने में क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। ए वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम को गति प्रदान करने की क्षमता किसमें होती है? यानी अधिगम को तीव्र करने या सीखने को प्रभावशाली बनाने की जो क्षमता है वो किसमें होती है? अभिप्रेरणा में, अच्छा पुस्तकालय, भवन, प्रयोगशाला। तो अधिगम को गति किससे प्राप्त होती है मेरे प्यारे साथियों? जब बालक सीखने के लिए तत्पर होगा, यानी उसके अंदर अभिप्रेरणा होगी। ये वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो अधिगम में गति प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ये किसने परिभाषा दी थी प्रेरणा के बारे में? सिम्पसन ने, सीवी गुड ने, कैरी ने, किलपैट्रिक ने। तो देखिए, प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की क्रिया है, ये कहा था सीवी गुड ने। बी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वां, कक्षा में प्रेरणा किस रूप में दी जा सकती है? यानी कक्षा के अंदर बालकों को किस प्रकार से प्रेरित किया जा सकता है? सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, बालकों को अभिप्रेरित करने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी वाला आंसर यहाँ पर राइट होगा। 19वां क्वेश्चन है, प्रेरणा द्वारा शिक्षक बालक में विकसित करता है। यानी प्रेरणा के द्वारा शिक्षक बालक में क्या करेगा? विकसित ध्यान को, अनुशासन की भावना को, रुचि का विकास करेगा, उपरोक्त सभी। तो देखिए, प्रेरणा द्वारा बालक में ध्यान के लिए भी प्रेरित किया जाता है, अनुशासन की भावना भी उत्पन्न की जाती है और रुचि का विकास भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर यहाँ पर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम प्रक्रिया में अनिवार्य तत्व है। यानी अधिगम जब किया जाता है तो उसमें अनिवार्य तत्व क्या होता है? प्रेरणा, विधि, पुस्तक या दंड। अनिवार्य क्या होगा? जब अधिगम की क्रिया चल रही है तो उसमें प्रेरणा होना आवश्यक होता है। क्या होना प्रेरणा आवश्यक होता है? अभिप्रेरणा। जब बालक के अंतर्गत अधिगम की क्रिया चल रही है तो बालक के अंतर्गत अभिप्रेरणा का होना आवश्यक होता है। अगर वो अप्रेरित नहीं है तो वो कुछ अधिगम प्राप्त नहीं कर सकता है, कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ए वाला आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा का स्वरूप है। ये प्रेरणा का स्वरूप कैसा होता है ये बताना है यहाँ पर। अदृश्य होती है प्रेरणा, मोटा होता है, बड़ा होता है या विशाल? देखिए, अप्रेरणा किसी को दिखाई देती है क्या? कभी किसी ने देखा है किसी को प्रेरित होते हुए? अप्रेरणा दिखाई नहीं देती, जबकि क्या चीज़ रहती है? अदृश्य होती है। यानी वो किसी को दिखाई नहीं देती, ना उसका स्वरूप मोटा होता है, ना बड़ा और ना ही विशाल। जबकि अप्रेरणा कैसी होती है? अदृश्य होती है, जो किसी को दिखाई नहीं देती। 22वां क्वेश्चन आता है, प्रेरणा कार्य आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ये दोबारा से रिपीट हो गया है, तो आपको इसका आंसर बताइए। सीवी गुड, सी वाला आंसर था इसका। 23वां क्वेश्चन है, प्रेरणा का अर्थ है। यानी प्रेरणा का क्या अर्थ है ये बताना है यहाँ पर। सजीव प्रयास, निर्जीव प्रयास, काल्पनिक प्रयास, साहसिक प्रयास। तो प्रेरणा का जो अर्थ होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो प्रेरणा का जो अर्थ होता है वो होता है सजीव प्रयास। कैसा हो जाएगा यहाँ पर? ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, सजीव प्रयास। यानी सजीव व्यक्ति होता है उसी को प्रेरित किया जाता है। निर्जीव प्रयास नहीं होता है, काल्पनिक भी नहीं होता है और साहसिक भी नहीं होता, बल्कि कैसा होता है? सजीव होता है। ए वाला आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन है हमारा, बालक के कार्य की सफलता निर्भर करती है। यानी बालक किसी भी कार्य को करता है तो उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? उसके अध्ययन पर, प्रेरणा पर, विद्यालय पर, मैदान पर। देखिए, बालक के कार्य की सफलता किस पर निर्भर करेगी? तो बी वाला आंसर यहाँ पर राइट होगा, प्रेरणा पर। किस पर? प्रेरणा पर। जब बालक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है तो उसमें सफलता प्राप्त
अवश्य करता है। तो बी वाला आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा से बालक की योग्यता का खाली जगह होता है, हास्य होता है, विकास होता है, कुंठित होती है, संकीर्ण होती है। यानी जब बालक प्रेरित होगा तो बालक की योग्यता का क्या होगा, वहाँ पर विकास होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, विकास हो जाएगा। तो बी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, समायोजित व्यक्ति का लक्षण है। समायोजित व्यक्ति का क्या लक्षण है ये बताना है यहाँ पर। सहिष्णुता होती है, आत्मविश्वास होता है, परिपक्वता भी होती है, उपरोक्त सभी। ये जो व्यक्ति समायोजित होता है, जो अपने को किसी भी वातावरण में समायोजित कर लेता है, तो उसमें सहिष्णुता भी पाई जाती है, आत्मविश्वास भी पाया जाता है और परिपक्वता भी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, इकाई पद्धति के जन्मदाता कौन है ये बताना है यहाँ पर। किलपैट्रिक, जॉन डीवी, लॉक, रूसो। देखो हमें प्रश्न के आधार पर आंसर देना है इसका। वैसे ये क्वेश्चन यहाँ से डिलीट होने की संभावना रहेगी, डिलीट हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन के आधार पर आंसर पर टिक कर अवश्य करके आना है। तो देखिए, जो इकाई पद्धति है उसके जन्मदाता के रूप में हम यहाँ पर जॉन डीवी को देख सकते हैं। किसको देखा जाएगा, जॉन डीवी, क्योंकि ये इकाई योजना के समर्थक माने जाते हैं, इकाई पद्धति के समर्थक माने जाते हैं जॉन डीवी, इसीलिए इनको इसका जन्मदाता कहा जा सकता है। लेकिन इकाई जो पद्धति है, इकाई जो प्रणाली है, इकाई प्रणाली, यहाँ पर पद्धति है और वहाँ प्रणाली है, इकाई प्रणाली। अब वो मानेगा किस प्रकार से आंसर, ये तो आरपीएससी के आंसर पर ही पता डिपेंड करता है तो किस आंसर को मानता है। तो इकाई प्रणाली का जो प्रतिपादन किया था वो किया था मॉरिसन ने। किसने किया था, मॉरिसन ने। यहाँ पर पूछी थी पद्धति, तो इकाई पद्धति का जो समर्थक थे जो जॉन डीवी थे, तो मॉरिसन ने इसका प्रतिपादन किया था 1926 में। कब किया था, 1926 में। तो इकाई प्रणाली का जो जनक माना जाता है वो तो मॉरिसन को माना जाता है, और इकाई पद्धति की बात करें तो जॉन डीवी इसके अंतर्गत आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक ज्ञान की प्राप्ति करता है, यानी बालक जो ज्ञान प्राप्त करता है प्रत्येक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, संयोग से, या प्रत्येक नहीं, प्रत्यक्ष आना चाहिए था, ये गलत लिख दिया है यहाँ पर, गलत प्रिंट है यहाँ पर, ये प्रत्येक की जगह प्रत्यक्ष होना चाहिए था, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से या संयोग से, और ए बी दोनों। तो देखिए यहाँ पर जो क्या आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, तो वो आंसर यहाँ पर होने वाला है, बालक ज्ञान की प्राप्ति करता है, कहाँ से करता है, ए बी दोनों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से वो प्राप्त करता है। ए बी वाला आंसर, डी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी बालक को ज्ञान प्रत्यक्ष भी प्राप्त होता है और अप्रत्यक्ष भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का लक्ष्य है अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना, शिक्षण संसाधनों में समन्वय स्थापित करना, इस तरह अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, और इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का क्या लक्ष्य था मेरे प्यारे साथियों, ये आंसर दे रहा है। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पर कोई एक ही नहीं आंसर होगा, बल्कि क्या इनमें से कोई नहीं, डी वाला जो आंसर है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का लक्ष्य अभिभावक की आकांक्षा की पूर्ति करना नहीं था, शिक्षण साधनों में समन्वय स्थापित करना नहीं था, स्तर अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। तो देखिए इसमें क्या है, बालकों की जो आकांक्षाएं होती हैं उनको पूरी करना आना चाहिए था, और ये सी, बी और सी ये दोनों आंसर भी यहाँ पर होने चाहिए थे। तो यहाँ पर बी और सी दोनों आंसर होने चाहिए थे, तो इनमें यहाँ पर ए बी और सी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 30वां क्वेश्चन है हमारा, अनुदेशन से आशय है।
जो अनुदेशन है उससे क्या आशय है ये बताना है यहाँ पर। अनुदेशन से आशय है छात्रों को सूचनाएं प्रदान करना, मनोरंजन प्रदान करना, विद्या प्रदान करना, उपरोक्त सभी। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अनुदेशन यानी किसी को परामर्श देना, अनुदेशन देना का जो कार्य है उससे आज से क्या बताना है यहाँ पर, तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जो आंसर होगा यहाँ पर ए वाला आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। छात्रों को सूचना प्रदान करना, अनुदेशन देना यानी छात्रों को सूचनाएं प्रदान करना, ए वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को क्लिक अवश्य कर लें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।